दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। इसे नियति कहें या विडंबना कहें कि उत्तराखंड के पहाड़ों के लोगों को हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है लड़कर हासिल हुई है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय हो और पृथक राज्य उत्तराखंड हो। लेकिन हैरानी की बात ये है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी अभी भी बहुत से वो सवाल जो कि उत्तराखंड राज्य की बुनियाद में थे, अभी भी बने हुए हैं और उनको लेकर लड़ाइयाँ जारी हैं। इस बार उन लड़ाइयों की कमान सँभाली है पहाड़ के जोशीले नौजवानों ने। वो मुद्दे हैं भूमि कानून के, वो मुद्दे हैं मूल निवास के और वो मुद्दे वो हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड राज्य बना था, जिन कारणों से उत्तराखंड राज्य को एक अलग स्टेट के रूप में मान्यता थी। तो उन लड़ाइयों को लड़ने वाले युवा हैं, उनमें से 2 बड़े प्रतिनिधि हैं मेरे साथ मोहित डिमरी हैं और लुशुन टोलरिया। दोनों युवाओं का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्त। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी जो रैलियाँ हुई हैं क्या फ़ील हुआ? कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए मनु भैया, रिस्पॉन्स तो लाजवाब रहा है क्योंकि एक ऐतिहासिक आंदोलन बनने की ओर जा रहा है, क्योंकि जो पहली महारैली हुई थी देहरादून में, उसमें करीबन 25,000 लोग सड़कों पे आए थे और स्वतः स्फूर्त आए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उनको उनके लिए कोई संसाधनों की व्यवस्था करी गई हो या कुछ आर्थिक तौर पे कुछ व्यवस्थाएँ हुई हों। लोगों ने जैसे-जैसे लोगों को पता चला कि मूल निवास और भू-कानून के मुद्दे पे एक महारैली का आयोजन हो रहा है, तो लोग देहरादून आए और सिर्फ देहरादून शहर के लोग नहीं आए थे, प्रदेश के अलग-अलग कोनों से लोग आए थे। पिथौरागढ़ का व्यक्ति भी वहाँ मौजूद था और उत्तरकाशी का व्यक्ति भी मौजूद था और खासकर अन्य राज्यों से भी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, वो भी महारैली में पहुँचे थे। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जब बागेश्वर में स्थायी निवास की प्रतियाँ बहाई गई ऐतिहासिक सरयू बगड़ में, और उसके बाद हल्द्वानी में रैली हुई, कोटद्वार में रैली हुई, टिहरी में रैली हुई और श्रीनगर में रैली हुई। तो इन रैलियों में जो हमने एक चीज़ देखी जो हमें जिसने बहुत ही ज़्यादा से अंदर से प्रसन्न किया, वो ये है कि जो युवाओं की सहभागिता हो रही है और विभिन्न जिलों के युवाओं की सहभागिता हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हल्द्वानी में रैली हो रही है कोई या बागेश्वर में कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो सिर्फ वहीं के लोग पहुँच रहे हैं। हल्द्वानी की रैली में भी आपको चमोली, कर्णप्रयाग, पौड़ी के लोग पहुँच रहे हैं और श्रीनगर की रैली में भी ठेठ रामनगर, भिकियासैंण से लेकर पिथौरागढ़ और बागेश्वर से भी लोग पहुँच रहे हैं। तो ये अब देखने को मिल रहा है कि ये जो मूल निवास का जो और कानून की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, अब हर जिले से प्रतिनिधित्व आ रहा है हर रैली में और लोग स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं। मतलब कि हमें सीधा अगले दिन जिस दिन रैली होती है, उस दिन सुबह ही हमें लोग अलग-अलग जिलों से देखने को मिल जाते हैं कि वो पहुँचने लग गए हैं। तो जनता अब समझ रही है, क्योंकि 24 साल की ये पीड़ा है और 24 साल की पीड़ा भी क्या है, ये राज्य बनने से पहले की भी पीड़ा है, क्योंकि लगातार जो जिनके माँ-बाप राज्य आंदोलन के दौरान जिन मांगों को लेकर सड़कों पे आ रहे थे, आज उनके बच्चे, ये दुर्भाग्य भी कहेंगे, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं मांगों के, जल जंगल जमीनों के अपने अधिकारों को लेके, हिमालय में जो एक विशिष्ट पहचान हमारी है, एक जेनेटिक पहचान हमारी है, सांस्कृतिक विशिष्ट जो हमारी पहचान है, उसका जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उन्हीं चीजों के लिए दोबारा सड़कों पे आ गए हैं और जनता अब मन बना चुकी है कि हमें किसी न किसी भी हालत में हमें मूल निवास का हमें अधिकार चाहिए, हमें मजबूत भू कानून चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे राज्य बनने के आज 24 सालों बाद भी मूल निवासियों की जो दशा हो रखी है, जो हिमालय के इस समाज की दशा हो रखी है, वो दशा से पूरा जो प्रदेश का जो मूल निवासी है वो बहुत निराश है। हम स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ रहे हैं, हम शिक्षा के मामले में पिछड़ रहे हैं, हम रोजगार के मामले में पिछड़ रहे हैं, हम स्वरोजगार के मामले में पिछड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं कि हमें स्थायी निवासी बना दिया गया है इस प्रदेश में। ऐसा कोई राज्य ही नहीं है कि जहाँ का व्यक्ति स्थायी निवासी होगा, सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है। लोग कहेंगे कि हम तो मूल निवासी हैं, हम कितना भी कह दें हम मूल निवासी हैं, पर कागज़ों में आज की स्थिति ये है कि हम स्थायी निवासी बन गए हैं और इसी स्थायी निवास होने की वजह से हमें लगातार अपने संसाधनों से हाथ धोना पड़ रहा है। लगातार हमारे संसाधनों पे जो भारी माफिया हैं, जो पूंजीपति हैं, ऐसे जो नहीं चाहते उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड का संसाधन उनके हाथ में रहना चाहे, वो हमारे अधिकारों पे कुठारघात कर रहे हैं और इस आंदोलन की वजह से आज कहीं न कहीं
उत्तराखंड की जनता एकजुट हो रही है, जो विभिन्न हमारे जो समाज हैं, चाहे हमारे जो गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसा, जौनपुर, थारू, बॉक्सा, लगातार जो हमारे विभिन्न जो समाज के लोग हैं, वो इस हिमालय जो मूल निवास आंदोलन है, उसमें जुड़ रहे हैं और एक सूत्र ये सबकी मांग है कि हमें मजबूत भू कानून चाहिए इस प्रदेश में और मूल निवास का हमें अधिकार चाहिए। मोहित, देहरादून की महारैली के बाद आप इस मूवमेंट को पहाड़ों की तरफ ले गए, आप तराई में ले गए। तो इसके पीछे क्या आइडिया था? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हैं, आने वाले हैं, उस समय तक ये मुद्दा गरमाए रहे? क्या इसके पीछे ये मंशा थी? बिल्कुल हमारी यही मंशा है कि इसमें कि भाई साहब मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। आप बोलते रहो, आवाज क्लियर है, बोलते रहो। 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी भाई साहब। हाँ, कोई नहीं। मैं कह रहा था कि अच्छा ठीक है। हाँ, उसी सवाल का जवाब कि महारैली के बाद आप जो मूवमेंट को ले गए, आप पहाड़ों में ले गए, आप तराई में ले गए, तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या मंशा है? क्या आप लोग चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा गर्म रहे? बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो अब संसद का प्रत्याशी घोषित होने जा रहे हैं, उन पे भी दबाव बनाओ कि मूल निवास और भू कानून हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम चाह रहे थे कि लगातार रैलियाँ हो, लगातार लोगों को जागरूक किया जाए, लगातार कार्यक्रम इस तरह से किए जाएँ, ताकि सरकार के कामों में या फिर जो दोनों हमारे राष्ट्रीय दल है, उन तक हमारी बातें पहुँचे। इस जो मुद्दे हैं, उसको गंभीरता से लोग समझें और हम ये देख रहे हैं कि भाजपा का तो सपोर्ट हमें इस मुद्दे पे मिला नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं न कहीं खुलकर समर्थन भी दिया है। जहाँ भी रैलियाँ होंगी कांग्रेस की लोग मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड कैपिटल के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या में और भी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सामाजिक संगठन है, वो लोग शामिल हो रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है, जो कानून अभी चल रहा है, इसका दबाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और कहीं न कहीं जो लोग मूल निवास और भू कानून अपने प्रदेश में चाहते हैं, को लेकर वो जब मतदान करने जाएँगे, उनके दिमाग में बात ज़रूर होगी कि हमें मतदान किसके पक्ष में करना है। जो मूल निवास की बात कर रहे हैं, जो भू कानून की बात कर रहे हैं, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए जो भी लोग बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में उन्हें मतदान करना है। तो हमें इस मूवमेंट को लेकर जो अभी तक की रणनीति हमने बनाई है, उसके पीछे यही मंशा थी कि लोकसभा चुनाव भी सामने है, कहीं न कहीं सरकार पे हम दबाव बनाएँ कि लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सरकार इस पर काम करे। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक जो हमारी सत्ताधारी पार्टी हम देख रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर कहीं भी उसमें गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। जो कानून हमें चाहिए, जो मजबूत भू कानून की हम बात कर रहे हैं, हमारी सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। मूल निवास के बारे में सरकार अभी तक एक भी बात सामने ले रखी नहीं सामने सरकार ने नहीं की है कि किस तरह का हम लोग यहाँ पे मूल निवास की बात कर रहे हैं, इसके फायदे जनता को कैसे होंगे, क्या लाभ होने जा रहे हैं मूल निवास को लेकर। तो इस सारी रणनीति के पीछे ये भी एक हमारा जैसा सवाल है, लोकसभा चुनाव में दबाव बनाया जाए। तो हमें उम्मीद है और हम आगे ये करने जा रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय दलों के हों, क्षेत्रीय पार्टियों के हों, उनसे ये सवाल पूछेंगे कि आप मूल निवास और भू कानून को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप अपने चुनावी एजेंडे में इन मुद्दों को शामिल करेंगे? क्या आप इसके प्रति सोच है? इसको लेकर भी हम इनसे सवाल पूछेंगे, इनको एक ज्ञापन देंगे, इससे एक पत्राचार करेंगे और जनता के सामने बताएँगे कि वास्तव में कौन लोग हैं, जो आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। मोहित और लुशन दोनों से मेरा सवाल है, आप लोगों ने जो महारैली की थी देहरादून में दिसंबर में, उससे तो सरकार हिल गई थी और बहुत दबाव बन गया था और सरकार को आनन-फानन में कुछ फैसले लेने पड़े थे। तो क्या आप लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है? देखिए मनु भैया हमारा तो सरकार पे पूर्ण रूप से भरोसा है, एक लोकतंत्र है, सरकार पे अगर हम सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे, तो हम तो खुद ही इस लोकतंत्र का पार्ट न होने से इनकार करते हैं। हमने इसलिए लोकतांत्रिक हमें तो पता है कि राज्य लोकतांत्रिक तरीके से ही हमें मिला है।
तो हमारा उसी की हमारी अभिव्यक्ति थी कि हम भी एक जो आंदोलन है उसके थ्रू सरकार को संदेश दें कि हमें उत्तराखंड में मूल निवास कानून चाहिए और सरकार को भी तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी अगर जनता का भरोसा जीतना है और जनता का भरोसा कायम रखना है, तो उन मुद्दों पर बात करें जिन मुद्दों पे उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आ रही है। अगर वो भू कानून मूल निवास पे आप की मांग कर रही है, तो विधानसभा सत्र 2 विधानसभा सत्र हो गए उसके बाद भी सरकार ने दोनों विधानसभा सत्र में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मूल निवास कानून पर कोई गंभीर चर्चा हुई हो या कुछ इस पे विशेष चर्चा हुई है। और यूसीसी के लिए तो कोई आंदोलन ही नहीं चल रहा था इस प्रदेश में, तो यूसीसी में तो घंटों-घंटों चर्चाएँ हुई इस प्रदेश की विधानसभा के अंदर। परंतु वहीं से कुछ किलोमीटर जो अस्थायी राजधानी की देहरादून की विधानसभा है, उससे 10 किलोमीटर दूर जो इतनी महारैली हुई, वो वाली महारैली अगर सरकार को नहीं दिखी तो ये बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार हमारे जो माँगे हैं, उन माँगों को सुने क्योंकि जिस तरह से अभी भी लगातार कृषि योग्य भूमि हमारी कम होती जा रही है और हमारा जो मूल निवास का अधिकार है, जो जो हमें स्थायी निवासी बना दिया गया है और लगातार अगर 200 लोग हर दिन उत्तराखंड में पहाड़ से पलायन कर रहे हैं और 32% वोटर भी उत्तराखंड का बढ़ रहा है। तो ये बड़ा सवाल करने वाली चीज़ है कि अगर वोटर प्रतिशत गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं और वोटर प्रतिशत उत्तराखंड में बढ़ रहा है, तो ये उत्तराखंड में जो लोग आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? उनको क्या-क्या अधिकार मिल रहे हैं? और वो किस तरह से हमारे जो रोज़गार और स्वरोज़गार पर डाका डालने की एक सुनियोजित साजिश कर जारी है। क्योंकि हम जो हिमालय के समाज हैं, हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आकांक्षाएँ हैं। और इन्हीं आकांक्षाओं का जो ये आंदोलन हो रहा है, ये इसी आकांक्षाओं के अभिव्यक्ति के रूप में आंदोलन सड़कों पे आ रहा है। तो उत्तराखंड की सरकार को हमने लगातार 6 महारैलियाँ हो गई हैं और इन महारैलियों के बाद भी अगर उत्तराखंड की सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस सरकार का भी, हमारा जनता का भी कि हम ऐसी-ऐसी सरकारों को चुन रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा से पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में सरकार के सामने माँगे रखी हैं, सरकार से व्यक्तिगत ज्ञापन भी हमने दिए हैं और उसके बाद भी अगर उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी में अगर ये कहा जाएगा या सिर्फ़ चुनाव के टाइम ही ये कहा जाए कि हम भू कानून के लिए गंभीर हैं, हम मूल निवास के लिए गंभीर हैं, हम उत्तराखंड में के लोगों की ज़मीनें बचाना चाहते हैं, पर धरातल में वो नहीं दिखेगा क्योंकि सबसे बड़ी एक और विशेष बात ये है कि जो हमारी हमेशा आंदोलन के दौरान एक माँग ये भी रही है कि मुख्य माँग जो रही है कि जो 2018 में उस समय की जो तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट में उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया और ना ही कोई बहुत बड़ा रोजगार उत्तराखंड में आया। म और बनी हुआ क्या कि उसी इन्वेस्टर समिट के नाम पे विधानसभा में जो हमारा भूमि कानून था, उसको संशोधित किया गया और पूरे जो प्रदेश की जो ज़मीनों की लूट का रास्ता है, वो खोल दिया गया। उद्योगों के नाम पे ज़मीनों की लूट खोज-खसोट पूरी रूप से मतलब बहुत बड़े लेवल पे हुई और हमारी जो पहली माँग तो यही थी कि पहले तो हम तो भू कानून के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, जो भी उसका प्रारूप है उसकी बात होगी, परंतु सबसे पहले तो जो 2018 में जो भूमि कानून का संशोधन हुआ था, जो प्रस्ताव विधानसभा में बाकायदा आया था, उसको ही उत्तराखंड की सरकार पहले वापिस ले ले, उसके बाद आगे की बात करे। क्योंकि जिस तरह से उसमें नगर निकाय क्षेत्र भी जो बढ़ा दिए गए हैं और हमें पता है कि नगर निकाय क्षेत्र जहाँ-जहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ ज़मीनों का कोई कानून उत्तराखंड में कोई मजबूत कानून लागू ही नहीं हो पाता। तो अगर 2018 का भी जो भूमि कानून वापस नहीं लिया जा रहा है जो संशोधित हुआ गया है, तो ये उत्तराखंड की जनता को भी बिल्कुल एक मतलब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि लगातार उत्तराखंड की ज़मीनों की हर दिन खुली लूट हो रही है। उत्तराखंड में मूल निवासियों के साथ-साथ जो ये हम देख रहे हैं कि जो रवैया अपनाया जा रहा है, उससे उत्तराखंड की जनता क्षुब्ध है। हुँ। अब मोहित, सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमने तो कमेटी बनाई है, तो उसकी रिपोर्ट आने का वेट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए हम सरकार से कह चुके हैं, आप कमेटियाँ तो बना रहे हैं, लेकिन हमें कमिटमेंट कहीं जनता के बीच दिखता नहीं है। वो कानून को लेकर आपने कमेटी बनाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई कि उस कमेटी की रिपोर्ट में आपसे ऐसा क्या है, जिससे हमारी ज़मीनें बच सकती हैं अपने ही राज्य में। उसकी रिपोर्ट जनता के बीच रखनी चाहिए थी सरकार को। वो रिपोर्ट आज तक सरकार ने जनता के सामने रखी नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि सरकार ने एक और कमेटी बनाई है मूल निवास को लेकर। उस कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक हमें पता नहीं है कि आखिर उसके कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित में वास्तव में
जो कमिटी रिपोर्ट दी है या किस तरह की रिपोर्ट है, वो अभी किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सरकार कमेटियाँ तो बना रही है, इसलिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं ताकि कोई मूवमेंट इस राज्य में खड़ा ना हो सके। तो जनता को ये संदेश जाए कि सरकार इन मुद्दों पे बहुत गंभीरता से काम कर रही है। एक साथ उठा के देख लीजिए, बहुत सारी कमेटियाँ इस राज्य में बनी हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टें ना सार्वजनिक हो पाई हैं, ना उस पर कोई गंभीरता से सरकार ने काम किया है। और यही स्थिति है, तो पूरे राज्य में हम देख पा रहे हैं, मूल निवास का जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, उसके पीछे कहीं न कहीं लोग वास्तव में ये चाहते हैं कि आज उनके सामने अपने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। वो समझने लगे हैं कि अपने इलाके में उनका वजूद संकट में है, अपनी संस्कृति की पहचान खतरे में है, उनकी नौकरियाँ उनके हाथों से जा रही हैं, उनकी ज़मीनें उनके हाथों से जा रही हैं। आने वाले समय में यहाँ के लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर यही हालत इस राज्य में रही और बाहर से आने वाले लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के नाम पे या अन्य तरीके से यहाँ की ज़मीनों पर कब्ज़े करते रहे, यहाँ के रिसोर्सेज़ को लूट रहे, ऐसा ना हो कि कहीं यहाँ के लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक ना होकर रह जाएँ। इस बात की चिंता भी यहाँ के लोगों को है। इसके साथ ही साथ इस बात की चिंता भी है कि परिभ्रमण से लगातार पहाड़ की सीटें कम हो रही हैं। पहले पहाड़ में 40-50 सीटें हुआ करती थी और लगातार जो ये परिसीमन वाइज़ पिछले एक दशक पूर्व उसमें 6 सीटें पहाड़ से कम हुई हैं। आने वाले समय में ये चिंता यहाँ के लोगों को है कि हो सकता है आने वाले परिसीमन के दौरान जो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर हो रहा है, उससे 10 से 12 सीटें और कम हो सकती हैं। तो कम से कम पहाड़ में 20 सीटें रह जाएँगी। जो यहाँ पर लोग हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ने के जिनका सपना है, वो भी कहीं सपना उनका सपना ना रह के रह जाए, ये भी आशंका लोगों को है। क्योंकि इस तरह से स्थितियाँ इस राज्य में हो गई हैं, हमारा राजनीतिक जो हैसियत है, एक तरह से वो भी कमज़ोर हो रही है, हमारी ज़मीनें भी जा रही हैं, नौकरियाँ भी जा रही हैं, रिसोर्सेज़ भी जा रही हैं। अगर इसी तरह की हालत इस राज्य में रहेंगे, इस बात की चिंता को लोग समझ रहे हैं और यही वजह है कि लोग इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में माहौल बना हुआ है कि लोग वास्तव में चाहते हैं कि जितने भी उनके रिसोर्सेज़ हैं, उन पर उनका कब्ज़ा रहे, वो उनके हाथ में रहे। ऐसा ना हो कि कोई बाहरी माफिया यहाँ पे आ जाए, वो उनके रिसोर्सेज़ को लूटे और यहाँ के लोगों को वो कमज़ोर करे। ये चिंता लोगों की भी है। तो आप इतना कुछ कर पा रहे हैं, आप अभी यूथ हैं, बहुत संसाधन आपके पास है नहीं। ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? इतना मोबिलाइज़ेशन जो आपने किया, इतनी रैलियाँ जो कर रहे हैं, कैसे हो पा रहा है? मतलब कैसे आप लोगों को सहयोग मिल पा रहा है लोगों से? देखिए हम इसमें जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, उनसे हम सपोर्ट माँग रहे हैं। आम जनता के बीच हम अभियान चलाते हैं, आम जनता के बीच हम पर्चे बाँटते हैं। इस अभियान को लेकर क्या क्या लाभ लोगों को फ्यूचर में मिलेगा, इसको लेकर लोगों को जागरूक करते हैं कि ये जो स्थितियाँ इस राज्य में हो गई हैं, अगर आपको मूल निवास नहीं मिलता है, अगर आपके राज्य में मौजूद भू-खंड नहीं बनता है, तो कितना खतरा आने वाले समय में आपके सामने है। इस बात को लोग गंभीरता से समझ रहे हैं और उत्तराखंड का हर एक मूल निवासी, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय दल में भी जुड़ा हुआ हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो इस बात को गंभीरता से समझने लगा है कि यही यही एकमात्र ऐसे मुद्दे हैं, जो हमें अपनी राज्य में अपनी पहचान को कायम रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। अगर आज हम नहीं लड़े, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे नहीं आए, तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब अपने राज्य में हमें दोयम दर्जे का नागरिक बनना पड़ेगा और ऐसा बहुत सारी स्टेट पे हुआ है। त्रिपुरा जैसा राज्य हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल के रूप में है, वहाँ पर बाहर से लोग आए और आज वो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और त्रिपुरा में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो अपने तरीके से रिसोर्सेज़ वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं और मूल निवासी जो वहाँ पर हैं, उनका दमन हो रहा है। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि जहाँ-जहाँ भी ये स्थितियाँ हुई हैं, वहाँ मूल निवासी के सामने खतरे पैदा हुए हैं। तो इसलिए लोग भी जुट रहे हैं इस मुहिम में और लोग इस मुद्दे को अपने डर से देख रहे हैं, अपनी वजह से देख रहे हैं कि वो लगने लगा है कि जो राज्य बनने की अवधारणा थी, उसके पीछे तो मंशा यही थी कि हमारी ज़मीनें बचेंगी, हमें नौकरियाँ मिलेंगी, हमारे रिसोर्सेज़ जितने भी राज्य में हैं, उसका पहला अधिकार हमारा होगा। लेकिन राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही हो रहा है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। इस गंभीरता को लोग समझ रहे हैं और यही वजह है कि इस मूवमेंट में लोग जुड़ रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, हर एक व्यक्ति का इसमें सपोर्ट मिल रहा है। एक-एक रुपया, 10-10, 20-20 रुपया करके लोग हमें इस मूवमेंट में आगे बढ़ाने के लिए अपने तरह से सहयोग राशि दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है और यही कारण है कि इसमें भागीदारी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है और आगे भी ये मूवमेंट
हमने लोगों को भरोसा दिलाया है कि मूवमेंट लगातार चलेगा और लगातार लोगों के बीच इस आंदोलन को हम ले जाएंगे जब तक सरकार मांगों को गंभीरता से नहीं समझ लेती है। तो दुश्मन जैसे मोहित बता रहे हैं, जिस खतरों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, एक बड़ा खतरा परिसीमन जो वो भी बता रहे हैं कि भविष्य में ये हो सकता है। तो क्या परिसीमन वाला जो खतरा है, पहाड़ का जो 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 उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल भूगोल जो बदलने वाला है, क्या ये मैसेज आप पब्लिक तक पहुँचा पा रहे हैं? बिल्कुल पहुँचा पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा ये आंदोलन का हमारा जो टाइटल ही है वो मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन है और उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ जो समस्या है वो परिसीमन की समस्या है और लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को हमेशा आगाह कर रहे हैं कि किस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों की जो सीटें हैं, जो हमारे पहाड़ की जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, वो अगले परिसीमन में कितनी कम हो जाएँगी और उसके बाद एक और परिसीमन हो जाएगा तो हमारा तो बिल्कुल जो राजनीतिक पहचान का जो संकट है क्योंकि इस राज्य में या पूरे देश के जो लोकतंत्र में है वो पहचान उसी समाज की बड़ी है ऑटोमेटिकली कि जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। तो अगर हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर ही खत्म हो जाएगा या बिल्कुल ही कम हो जाएगा, तो हमारे जो क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, जो हमारे पहाड़ की जो समस्याएँ हैं, वो कितनी बिल्कुल विलुप्त हो जाएँगी। आज की डेट में जब हमारे पास पहाड़ से ज़्यादा विधायक ज़्यादा चुन के आ रहे हैं, तब भी हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ रहा है और बहुत ही मतलब बड़े स्तर पे आंदोलन करना पड़ रहा है। हर छोटे-छोटे मुद्दे के लिए आंदोलन करना है तो पड़ रहा है, बड़े-बड़े मुद्दों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जबकि हमारे पास अभी भी अधिकतर जो संख्या है वो पहाड़ से आए विधायकों की है। और वहीं अगर पहाड़ जब परिसीमन के बाद हमारे विधायक आना कम हो जाएँगे, जनप्रतिनिधि कम हो जाएँगे पहाड़ से, तो हमारे जो मुद्दे हैं जल, जंगल, ज़मीन के जो हिमालय के अपने जो हमारे सांस्कृतिक पहचान के जो मुद्दे हैं, हमारी सामाजिक पहचान के जो मुद्दे हैं, हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो विधानसभा के अंदर तो बिल्कुल उठने बंद हो जाएँगे और ये एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि राज्य की जो इतना बड़ा संघर्ष हुआ, 42 लोग शहीद हो गए थे इस राज्य के आंदोलन के दौरान। तो राज्य के संघर्ष इस कारण से हुआ कि उन्हें एक अपनी अलग सी जो विशिष्ट जो पहचान थी, जो इस पूरे जो विशेष जो हमारा भूगोल है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, वो हमारी जो पहचान थी, उस पहचान की अभिव्यक्ति में उत्तराखंड आंदोलन हुआ था। तो उस उत्तराखंड आंदोलन के आज 24 साल बाद भी अगर हम इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि आज भी हमारी पहचान में संकट के जो बादल मंडरा रखे हैं और हमें अस्तित्व पे जो हमारे खतरा मंडरा रहा है और इसी तरह अगर चीज़ें चलती रही तो हमारा जो पूरा जो हमारा समाज का जो अस्तित्व है, वो अगर विधानसभा के अंदर दिखना बंद हो जाएगा, तो जो हमारे मुख्य जो मैदानी इलाके हैं, जो हमारे देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर हैं, वहाँ से अगर जनप्रतिनिधि ज़्यादा चुन के आएँगे, वहाँ से अगर मुख्यमंत्री चुन के आया जाएगा और वहीं से ज़्यादातर असंख्य जो विधायक चुन के आएँगे, तो जो पहाड़ के जो सुदूर चमोली का जो दुर्गम क्षेत्र के व्यक्ति का मुद्दा है या पिथौरागढ़ के सीमांत जो हमारी व्यक्ति का जो मुद्दा है, जिनसे वो रोज प्रतिदिन गुजर रहा है, उन मुद्दों को उठाने के लिए विधानसभा में कौन होगा? तो ये बड़ी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी और जिस तरह से अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे एक दूसरा आंदोलन ना खड़ा हो जाए इस प्रदेश में, हमें उसकी भी चिंता है। तो मोहित लुशुन जो बता रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात जो उन्होंने की कि हम जो है कम हो जाएँगे। क्या आप लोगों के मन में भी चल रहा है कि यार हम जो हैं सीधे इसमें चुनाव वाली प्रक्रिया में हम भी कूदें? क्या ऐसी कुछ समझ विकसित हो रही है या ऐसी कोई बातचीत चल रही है कि हम जो है अपने प्रत्याशी खड़े करें, हम उतरे मैदान में? क्या ऐसा भी कुछ है या केवल अभी मूवमेंट को गति देने की बात हो रही है? मोहित? जी भाई साहब, सवाल रिपीट मैं करना। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे लुशुन अभी कह रहे थे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है उसकी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हमारा जो है नुमाइंदगी कम हो जाएगी। मैं कह रहा था कि आप लोग किस मोमेंटम को मूल निवास है या भू कानून है, सिर्फ़ इसी को बनाए रखना चाहते हैं या ऐसी भी कुछ सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ही कूद जाएँ मैदान में, चुनावी मैदान में कूद जाएँ? देखिए जैसे लुत्फ़ुन भाई बता रहा था अभी, वो चिंता हम सबकी है।
हम ये कह रहे हैं कि अगर 6 विधानसभा सीटें बाहर से कम हुई है, तो 5 साल में जो बजट एक 100 करोड़ के करीब जो पहाड़ी क्षेत्रों में खर्च होना था, वो मैदानी क्षेत्रों में खर्च होता पैसा। पहाड़ क्षेत्र की अपनी परिस्थितियां अलग है। पहाड़ी ये राज्य है, इसी को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन आज हम उसी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक जमाने में हम यूपी के दौर में हुआ करते थे। यूपी में हमारी राजनीति हैसियत बहुत कम थी। हमारे पास करीब-करीब 20 विधानसभा सीटें थी और आने वाले 1 दशक में हम देख रहे हैं कि हम भी 20 विधानसभा सीटों तक सिमट कर रह जाएंगे। तो एक तरह से जो मैदानी इलाका है, वहाँ पर तो चीजें हो रही है, वहाँ पे रिसोर्सेस सब तरह के मिल रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, विधायक बढ़ रहे हैं, लेकिन पहाड़ की लगातार उपेक्षा हो रही है। और उत्तराखंड जो मूवमेंट हुआ था, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण था कि रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर लोगों की अपनी चिंताएँ थी। जब 27% यूपी के ज़माने में रिजर्वेशन हुआ ओबीसी का, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग कहाँ चलेंगे? हमें अपने यूपी में नहीं मिल पाएँगी। तो लोगों ने कहा कि उत्तराखंड हमें अलग चाहिए। तो उसके बाद एक राज्य निर्माण को लेकर प्रतिबद्धता अभी लोग उस मूवमेंट में कूदे और एक राज्य का निर्माण तो हो गया। लेकिन फिर आज लोग उसी सवाल को लेकर खड़े हो गए हैं कि आखिर हमने राज्य बनाया क्यों, जब अपने ही राज्य में हमें उपेक्षित रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चिंताएँ लोगों की हैं, लेकिन हमारी अभी फिलहाल यही सोच है, इस आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाया जाए, एक-एक आदमी को इस आंदोलन की सोच से जुड़ा जाए। आखिर क्यों ज़रूरी है आपका इस आंदोलन से जुड़ना? क्यों ज़रूरी है आपके इस राज्य में मूल निवास का होना? क्यों ज़रूरी है भू कानून का होना? परिसीमन के खतरे क्या आपके सामने होने जा रहे हैं? आपके पहाड़ की स्थितियाँ क्या हो गई हैं? ना हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे है, ना एजुकेशन सिस्टम आपके पास है, ना सड़कें आपके पास अच्छी हैं, ना पानी की आपके पास सुविधाएँ हैं। तो आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को ये सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं? इसके पीछे कारण को आप लोगों को बताएँगे और एक जन जागरण अभियान हमारी ये तैयारी है कि लोगों को इस मूवमेंट में पहले जोड़ें। हर एक आदमी की इसमें भूमिका हो, लोग जुड़ें, ताकि एक बड़ा माहौल इस प्रदेश में बने, लोगों की समझ विकसित हो कि राज्य बनाने पीछे जो परिकल्पना थी, वास्तव में वो साकार हुई, नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि पहले हमारा यही अभियान है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को उनके मुद्दे से जोड़ा जाए और लोग जब तक इस भावना को नहीं समझेंगे, लोगों के साथ क्या-क्या कुठाराघात इस राज्य में हुए, जब राज्य निर्माण के बाद जो उनकी सोच थी, उसके विपरीत काम हो रहे हैं, तो लोगों को इसको लेकर जागरूक करना है। फिलहाल हमारी यही सोच है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम यही देखेंगे कि मूवमेंट पे जोर रहेगा। मैं लिशन में ये जानना चाहता कि पहली बार ऐसा कब कब हुआ, ऐसा कब फील हुआ आप लोगों को, पूरे सभी यूथ को कि यार इस पे गोलबंदी की जानी चाहिए। भू कानून के मुद्दा हो या मूल निवास का मुद्दा हो, वो क्या मूवमेंट था या क्या घटना थी ऐसी कि आप लोगों को, या मोहित से भी मेरा ये सवाल है कि क्या लगा आप लोगों को कि ऐसा होना चाहिए, गोलबंदी की जानी चाहिए? वो क्या घटना थी ऐसी? देखिए मनु भैया देखिए जिस तरह से हम पहले भी मतलब जैसे हमने गैरसैंण के लिए भी एक बहुत बड़े मतलब आंदोलन से जुड़े रहे जिसमें हमारे काफ़ी हमारे वरिष्ठ लोगों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ हुआ था। उस समय लगातार चाहे वो हमारे शेखर पाठक जी हों, चारू तिवारी जी हों, राजीव लोचन शाह हो या हमारे विभिन्न क्षेत्रों के जो उस समय लोग थे। तो धीरे-धीरे करके हमें गैरसैंण के मुद्दे पे भी हमने जनता को जागरूक किया था और लगातार उसके बाद उत्तराखंड में जो पहाड़ की बात गैरसैंण के जो सब पारक में आ रही थी कि जो गैरसैंण की वजह से पहाड़ की बात हम लोग जनता तक पहुँचाने में कामयाब हो रहे थे। तो 2019 में मैं जो फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि 2018 में जो सबसे बड़ा जो उस समय एक फैसला हुआ था जो उत्तराखंड की जनता के बिल्कुल विरोध में हुआ था जो तत्कालीन उसमें मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। जी, जी, जी। तो उन्होंने जो भूमि कानून के संशोधन किया था और उसमें ये भी लिखा था कि गैरसैंण से भी जो ज़मीन खरीदने की जो पाबंदी थी, वो गैरसैंण से भी हट गई थी। और पूरे प्रदेश में भी खैर वो ज़मीन की खुली लूट शुरू हो गई थी। तो धीरे-धीरे करके उसकी वजह से जो लगातार जब भूमि हमने अपने आस-पास ज़मीनों को बिकते हुए देखा, हमने फिर भर्तियों को बिकते हुए देखा कि लगातार रोज़गार में भी जिस तरह से मूल निवासियों के साथ कुठाराघात हो रहा है कि उनकी भी और फिर हमने ऐसे लोग देखे, जिनका अपने राज्य में भी मूल निवास बना हुआ था, प्रमाण पत्र बना हुआ था और यहाँ उत्तराखंड में भी उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन के यहाँ भी जो जो उनको फ़ायदा अपने राज्य में तो वो फ़ायदा ले रहे थे अपने मूल निवास प्रमाण पत्र का, तो अपने और इस राज्य से भी उन्होंने फ़ायदा लेना शुरू कर दिया था और
4-4 साल के लोग, 3-3 साल जो उत्तराखंड में रह रहे लोग, उनका भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया गया कि जिसकी वजह से वो यहाँ भी मज़े ले रहे। फिर हमने ये देखा कि जो उत्तराखंड का निवासी है, वो कहीं भी रह रहा हो, पूरे भारत देश में कहीं भी रह रहा हो, वो वहाँ के मुख्य धारा में ज़रूर शामिल होता है। वहाँ की जो आर्थिक तौर पे भी अगर किसी दूसरे राज्य को बढ़ाना है, वहाँ हमेशा से उत्तराखंड का निवासी सहयोग करता है। परंतु कभी उसको ऐसा नहीं मिला कि वहाँ के उसको मूल निवास का अधिकार मिला हो या अन्य जो वो बेनिफिट मिले हों, जो उस राज्य के मूल निवासियों को मिल रहे हैं। परंतु जिस उत्तराखंड में ही ये एकमात्र ऐसा राज्य बन गया था कि लगातार दूसरे राज्यों से आए हुए व्यक्तियों को भी वही बेनिफिट मिल रहा था जो उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा था। तो उत्तराखंड की तो एक हमारी जो पीढ़ियाँ जिसने खून पसीने से इस हिमालय को सींचा और आज रहने लायक बनाया और उसी के अगर हिमालय के समाज को जो हमने देखा कि ऐसे में जो आंकड़े ये आ रहे थे कि लगातार कृषि भूमि हमारी कम हो रही है और हमारे लोग पलायन कर रहे हैं पर वोटर प्रतिशत बढ़ रहा है। तो भविष्य में जो ये लड़ाई थी हमने इस पे गंभीरता से देखा कि भविष्य में तो स्थिति ये हो जाएगी कि हमारे जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उनके लिए तो ज़मीन ही नहीं बचेगी, उनके लिए रोज़गार नहीं बचेगा। फिर ये जो भविष्य में जो गंभीर परिणाम हैं, ये विस्फोटक हो जाएँगे और ये इतने ज़्यादा भयानक स्तर पे विस्फोटक हो जाएँगे कि फिर इसको कोई नहीं सँभाल पाएगा। तो भविष्य के जो हालात हैं, ये विस्फोटक ना हों, इसलिए सबसे बड़ा जो हमें ये लगा क्योंकि वो हमारा इतिहास रहा है, चाहे उत्तराखंड का इस हिमालय की भूमि का एक आंदोलनों का इतिहास रहा है, चाहे वो कुली बेगार प्रथा के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ हो बागेश्वर में, चाहे वो हमारा चिपको आंदोलन हुआ हो, चाहे वो बीज बचाओ आंदोलन हुआ हो, कॉलेज के लिए हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन देखा, उसके बाद हमारे स्वास्थ्य के लिए, अस्पतालों के लिए लगातार आंदोलन हुए और सबसे बड़ा जो आंदोलन था, जो हमारा उत्तराखंड आंदोलन था, तो हमें लगा कि अगर उत्तराखंड में बदलाव के लिए हमेशा से जनता सड़कों पे आई है और उन्होंने आंदोलन ही किया है, तो हमें लगा कि ये भी हमारी जो समस्या है, जो गंभीर समस्या है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा हमारे अस्तित्व की जो समस्या आ रही है सामने के लिए, तो इस समस्या को भी अगर हमें निजात दिलाना है, इसको किसी सॉल्यूशन पे पहुँचाना है, तो हमें एक और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और उसमें पूरी उत्तराखंड की जनता को हमें जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, गाँव-गाँव जाके, घर-घर जाके अभी भी हम कर ही रहे हैं, लगातार करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर उत्तराखंड की जनता को अगर दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र की जनता को समझ में आ जाएगा कि मूल निवास और कानून उनके उनकी शिक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है, उनके स्वरोजगार से जुड़ा मुद्दा भी है, उनकी भविष्य की पीढ़ियों को उनके हक से भी जुड़ा मुद्दा है और उन भूमिहीनों के लिए भी इससे भी बड़ा जुड़ा मुद्दा है जिनकी भूमि के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, सुनिश्चित होने चाहिए। और मैं 2 घटनाओं का ऐसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि 2 घटनाएँ होती हैं टिहरी जिले में कुछ ही दिनों के अंतराल में। एक पहली घटना तो यही होती है कि टिहरी जिले के अस्पताल में एक महिला का पेट दर्द होता रहता है, उसका पति उसको ले जाता है अस्पताल में और उस अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं होता और वो महिला बेचारी कराहती रहती है और पूरा वीडियो उसमें आता है और उस पूरे वीडियो में डॉक्टर नहीं दिखता है और उस महिला जो कराहती रहती है। तो हमने ये देखा कि इतने सालों में पहाड़ को ये मिला। दूसरी घटना वही होती है जाँच के लिए मोरी में जो जाँच होनी चाहिए थी कि एक महिला की, उस जाँच को मोरी अस्पताल में नहीं हो पाई। वो उस जाँच के लिए देहरादून जाना पड़ रहा था और सड़क पे किसी खाई में गाड़ी गिर गई मोरी से देहरादून जाते हुए और उस घटना में पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। तो हम इस तरह से हमारी हालत हो गई है मूल निवासियों की, तो हमें यही लगा है कि इस आंदोलन के द्वारा ही हम कुछ समाज में बदलाव कर सकते हैं और हमारा एक ही अभी इसमें एम है कि घर-घर, गाँव-गाँव तक जब हम इस आंदोलन को, इस समझ को हम पहुँचा नहीं जाते कि मूल निवास कानून कैसे हमारी रोज़मर्रा की समस्या से जुड़ा है, कैसे हमारे भविष्य के संकट से जुड़ा है, कैसे हमारे स्वरोजगार से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। तब तक हम भी लगातार अपना कार्य जारी रखेंगे और उत्तराखंड के घर-घर तक हमारा पहुँचने का लक्ष्य है। मोहित एक सवाल है कि जब आप मूल निवास की बात करते हैं, आप भू कानून की बात करते हैं, तो बहुत सारे हलकों में मैंने देखा कि ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है कि ये बाहरी लोगों के खिलाफ है या ये पहाड़ी वर्सेस बाहरी का मामला है? क्या ऐसा मैसेज है इसमें या सिर्फ ये पहाड़ की लड़ाई है? देखिए हमने स्पष्ट पहले भी किया है और आज भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, जो हमारा ये संघर्ष है, ये बाहर-भीतर की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई मूल निवासियों के अपने स्वाभिमान के, अपने रिसोर्सेज़ को बचाने की लड़ाई है और हम ये करना चाहते हैं। बहुत से लोग हमारे उत्तराखंड में आए हैं, जिन लोगों ने अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं, जो लोग यहाँ फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियाँ कर रहे हैं, फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनाकर
कॉलेजों में दाखिले ले रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे अन्य कॉलेजों में हो, उनसे हमारा ये संघर्ष। हम ये कह रहे हैं कि जब आपके अपने ही राज्य में आप मूल निवासी हो, आप अपने राज्य में क्यों लाभ नहीं ले रहे हो? हमारे लोगों का आप हक क्यों मार रहे हो? हमारे लोग कहाँ जाएंगे जो मूल निवासी हैं? एक तरह से ये एक लोगों को ये समझना पड़ेगा, हमारे लोग इस बात को समझते हैं। हमने सरकार के सामने भी इस बात को मीडिया के माध्यम से रखा है। जो लोग बाहर से आए हैं, अगर वो अपने राज्य में मूल निवासी हैं और यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर वो लाभ ले रहे हैं, ये संवैधानिक अपराध है, संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान में जिस तरह का एक वोटर आईडी कार्ड एक व्यक्ति का अपने राज्य में बनता है, आधार कार्ड बनता है, उसी तरह से मूल निवास हो या स्थायी निवास हो, अपने ही राज्य में उस व्यक्ति का होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थितियां अलग है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र का बनाकर अपना लाभ ले रहे हैं और अपने राज्य में मूल निवासी है और वहां भी लाभ ले रहे हैं। तो ये दोहरा जो लाभ लेने की जो यहाँ के भावी लोग की सोच है, उसके खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं लगातार। ये भावी हिस्से का मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हम समझते हैं कि संविधान में हर किसी को कहीं भी आने जाने की आजादी है, कहीं भी रहने की, कहीं भी रोजगार करने की आजादी है। हम उस भावना के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस बात के खिलाफ है कि हमारे लोगों का अधिकार मारकर आप अपने राज्य में नौकरियां नहीं कर पा रहे, जहाँ पे आपको नौकरियां, जहाँ पे आपको अपने लाभ लेने चाहिए थे, और आप हमारे राज्य में इन लाभ को लेकर हमारे लोग मार रहे हो, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर हमारे यहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तमाम तरह के लाभ हमारे राज्य में ले रहे हैं। और हमारे यहाँ स्थिति यह है कि कोई भी आदमी आधार कार्ड बना दे, वोटर आईडी कार्ड बना दे, पेंशन कार्ड बना दे या फिर जमीन खरीद ले, उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनना बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसको रोकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का पहला अधिकार हो, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको वरीयता मिलनी चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे राज्य हैं, जैसे हिमाचल है, और आपके सामने आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, ऐसे राज्य है जहाँ पर संविधान ने यहाँ पर इन लोगों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए समूह ग और घ में इन लोगों की नौकरियों में यहाँ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी है। वहाँ पर कोई भी भारतीय आदमी समूह ग में नौकरी नहीं कर सकता है सिवाय मूल निवासी के। लेकिन उत्तराखंड में हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी आ जा रहा है, किसी भी राज्य से लोग आ जा रहे हैं, वो समूह ग से लेकर तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में हर जगह उनको पहले वरीयता दी जा रही है, यहाँ के लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जो लोग बाहर से इस राज्य में आए हैं, जिन लोगों ने अवैध बस्तियां बसाई हैं, उन लोगों को जमीन का मालिकाना हक हमारे राज्य में दे दिया गया है। देहरादून में जो लोग जिन लोगों के अवैध बस्तियां हैं, उनको बचाने के लिए सरकार रातों रात कैबिनेट बैठक बुलाती है, अध्यादेश जारी करती है, उसके बाद विधानसभा में कानून बनकर उनको सुरक्षित कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले उधम सिंह नगर 2600 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। और जब पहाड़ की बात आती है, जो पहाड़ में लोग सदियों से रोजगार कर रहे हैं, उनकी दुकानें मकाने आप तोड़ देते हो, तो ये दोहरा चरित्र हम देख रहे हैं। यहाँ के मूल निवासियों के साथ किस तरह की उपेक्षा हो रही है, उनके साथ किस तरह का भेदभाव यहाँ की सरकारें कर रही है, वो यहाँ की जनता देख रही है। हमारी यही तो डिमांड है कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जिस परिकल्पना को लेकर, जिस अवधारणा को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ है, लोगों ने क्या सोचा था, आज क्या स्थिति हो गई है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। और हम इस बात को लेकर लड़ते रहेंगे अंतिम श्वास तक कि यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के जितने भी हमारे नौकरियां हो, जमीनें हो, जितने भी संसाधन है, पहला अधिकार पहले यहाँ के लोगों को दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, और सरकार जिस तरह से कर रही है अपने वोट बैंक की राजनीति को करने के लिए बाहर के लोगों को कोशिश कर रही है और हमारे लोगों को उपेक्षित कर रही है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, जब से केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, जब तक हमारे राज्य, हमारा जो विश्वविद्यालय था वो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना था, यहाँ के छात्रों को दाखिले लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। आज हम देख रहे हैं CUET एक एग्जाम हो रहा है, उसके जरिए बाहर के छात्र हमारे यहाँ उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है। हमने ये कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद CUET की वैधता खत्म होनी चाहिए। अगर ये बात आप लोग खत्म नहीं करते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी छात्र हैं, उनको पहले प्राथमिकता यहाँ के दाखिले में मिलनी चाहिए। यहाँ जो भी नौकरियां होती है, चाहे किसी को शिक्षक बनना हो, चाहे कर्मचारी पद के लिए भर्ती निकलती हो,
उसमें पहले यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको भी कहीं न कहीं आरक्षण के दायरे में लेकर उनको एक अलग कोटा मिलना चाहिए और कुछ नौकरियाँ यहाँ मिलनी चाहिए। लेकिन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में यहाँ के लोगों को ना दाखिला मिल रहे हैं, ना उनको नौकरियाँ मिल रही हैं, तो क्या फ़ायदा है केंद्रीय विश्वविद्यालय बना के? और बड़ा संघर्ष हुआ यहाँ पर श्रीनगर में विश्वविद्यालय बनाने के लिए, लेकिन आज उसका हम देख रहे हैं क्या हो गया है। यहाँ पर लोकल छात्र बहुत कम संख्या में रह गए और बाहर के छात्र बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हम ये हमेशा ये बात को कह रहे हैं कि अगर हम लोग आज नहीं लड़े अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए, जितने भी हमारे लोग हैं, तो आने वाले समय में ये बात मान लीजिए कि बिल्कुल भी अपने ही राज्य में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा जो वजूद है अपने ही राज्य में बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो हमें लड़ना ही होगा, इसके हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जितना हम लड़ते रहेंगे, सरकार पे दबाव बनता रहेगा और एक दिन ये लड़ाई ज़रूर कामयाब होगी, ये हम सबको समझना होगा। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं, इस आंदोलन में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कोई सी भी राष्ट्रीय दल कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर किसी को अपनी भागीदारी इस आंदोलन में निभानी चाहिए, ताकि हम अपने को आने वाले समय में सुरक्षित अपने राज्य में कर सकें। जी। अ, तो आपने जिन खतरों की ओर इशारा किया है, अब मेरा आखिरी सवाल सुन मैंने हिमाचल में भी करीब से देखा है कि वहाँ का जो भूमि कानून है, उसने वहाँ के समाज को, वहाँ का जो है उस पहाड़ों को बचाया है। तो क्या आपको लगता है कि भूमि कानून और मूल निवास से उत्तराखंड के पहाड़ बच सकते हैं अभी भी, जबकि लूट के दरवाजे बहुत पहले से खुले हुए हैं यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल मनु भैया, जैसे कि आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो भूमि कानून था, जो उनका लैंड एंड टेनेंसी एक्ट 1972 है, जिसकी धारा 118 में तमाम तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है कि गैर कृषि व्यक्ति कृषि आधारित ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो आज भी हम ये इस बात पे पुख्ता ढंग से मानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था कि जब राज्य बना था, उसके बाद जो तत्कालीन एनडी तिवारी जी की सरकार भी आई थी, उस समय एक हिमाचल जैसा भूमि कानून हिमाचल में, उत्तराखंड में भी लागू हो गया था, परंतु भूमाफियाओं के दबाव में एक कमेटी गठित कही गई, जिसमें ये निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड में जो नगर निकाय वाली ज़मीनें होंगी, उनको इस सीमा से बाहर रख दिया गया और धीरे करके सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड में ये हो रहा है कि नगर निकाय की जो सीमा है, उनका विस्तार किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड में बाहरी जो माफिया हैं, उसकी खुली रूट के रास्ते तभी खुल गए थे। उसके बाद तमाम तरह से प्रतिबंध भी लगा था कि 250 वर्ग मीटर, खन्नूरी जी की सरकार भी आई, उस समय भी लगा था। और 2018 के बाद तो फिर तो खुली जमीन की लूट शुरू हो गई। परंतु आज भी हम मानते हैं कि उत्तराखंड की अभी बहुत सारी ज़मीनें बची हैं। अभी तो हमारी सरकारी और गैर सरकारी जो ज़मीनें हैं, हमारी क भूमि जो हमारी फॉरेस्ट एरिया है, उसपे भी तमाम तरह से हमें चर्चा करनी चाहिए और एक हमें जो ज़मीनों में हमारे गैर कानूनी रूप से जो कब्ज़ा हुआ है कुछ लोगों का, वो भी हमें वापस लेनी है। और जिस तरह से बहुत सारे जो कागज़ों में जो घोटाले हुए हैं कि किस तरह से जो गैर मूल निवासी हैं, उनको कितनी ज़मीनें दी गई हैं, बहुत बड़े-बड़े स्तर पे पहाड़ों में नगर नालियाँ की नालियाँ किसी गैर मूल निवासियों को बेच दी गई हैं। तो उन सब पे बात होगी और हम तो पुरज़ोर रूप से इस पे विश्वास करते हैं कि हम वो ज़मीनें वापस भी लेंगे और पूरे अगर उत्तराखंड में भी मजबूत भू कानून लागू होता है, मूल निवास लागू करता है, तो बहुत हद तक हम उत्तराखंड की जो हमारा जो समाज है और भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उनका हम अधिकार बचाने में कामयाब होंगे और जिस तरह से हिमालय राज्यों को विशेष अधिकार मिलता है हमेशा से, तो उसमें एक उत्तराखंड ही एक मात्र ऐसा राज्य ना बन के रह जाए कि जिसमें उसके हिमालय के समाज को उसके विशेष अधिकार ना मिले, क्योंकि स्थितियाँ फिर गंभीर हो जाएँगी और विकट हो जाएँगी। तो अभी भी उत्तराखंड में बहुत समय है हमारे पास, जिसमें अगर अभी बहुत ज़मीन है, हमारे पास बहुत हमारे संसाधन, जल-जंगल, ज़मीन हमारी बचा है, हमारा हिमालय बचा है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हिमालय हमारे देश का मस्तक है, और तो इस हिमालय को बचाने का भी जो कार्य है, वह यहाँ की सरकारों को करना चाहिए और हिमालय के समाज का प्रतिनिधित्व बचा के ही हिमालय बच सकता है। अगर हिमालय के समाज को ही आप दरकिनार कर दोगे, तो ये हिमालय नहीं बचेगा और अगर हिमालय नहीं बचेगा, तो ये देश को बचाने में भी बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो मोहित जिमरी और लुशुन टोडरिया, आपने इतना समय निकाला, मैं आभारी हूँ कि इतने व्यस्त उसके बावजूद आप लोग समय दे पाए और आप लोगों ने दोस्त नई हलचल पैदा कर दी है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आगे के लिए आप लोगों के लिए। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद यार धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका।